रहा है। और दुनिया के पैमाने पर जो सबसे बड़ा चुनाव हुआ अमेरिका का, अमेरिकी राष्ट्रपति का, वहाँ यूँ समझिए कि अप्रत्याशित तरीके से किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि बाद में तो ये हुआ कि नहीं, लड़ाई टफ की है कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली। ये पहली घटना है 131 साल बाद कि कोई राष्ट्रपति, चुनाव हारा हुआ राष्ट्रपति फिर से चुनाव जीत के आया हो। और यह शायद पहली घटना होगी कि एक सजायाफ्ता राष्ट्रपति फिर से चुन करके राष्ट्रपति के लिए चुना गया। उसके बावजूद अभी भी स्थिति यह है कि अभी उनकी 26 तारीख को उनकी घोषणा होनी है उनकी सजा पर। उनकी क्या होगी, क्या स्थिति बनेगी, अगर उस समय उनको सजा हो जाती है तब क्या स्थिति रहेगी। तो इस तरीके से अमेरिका इस समय बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। राष्ट्रपति चुना गया है, चुने जाने के बाद भी अनिश्चितता बरकरार है। हालांकि क्या होगा, कैसे होगा तो अलग की बात है। लेकिन फिलहाल पिछली बार हमारे प्रधानमंत्री जी उनके चुनाव प्रचार में भी गए थे उनको, लेकिन वहां से उनको हरवा करके आए। और इस बार तो उनके चुनाव प्रचार में नहीं गए। और तो खैर जो भी हो, अभी फिलहाल स्थिति यह है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं उसके बाद से दुनिया के नक्शे पर इस अमेरिकी राष्ट्रपति जो चुन के आए हैं इनकी क्या स्थिति रहेगी। इस समय दुनिया में सबसे बड़ा पावर माना जाता है अमेरिका, लेकिन आज की तारीख में वो महत्वहीन हुआ है, प्रभावहीन हुआ है, उसका प्रभाव मंडल कम हुआ है। ऐसी हालत में दुनिया में जो समस्याएं हैं और ख़ास करके भारत के संदर्भ में कि इनका क्या दृष्टिकोण होगा, रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में इनका क्या दृष्टिकोण होगा, इजराइल में जो ये दमन चक्र चल रहा है ये फिलिस्तीन के ऊपर, उनका क्या रूप होगा, और दुनिया के बाजार में, दुनिया की राजनीति में ये क्या असर छोड़ेंगे इस टाइम ट्रंप। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर आफ्ताब कमल पाशा जी। आप अभी अमेरिका में ही थे, वहाँ से ट्रंप को जितवा करके भारत लौट आए, और वहाँ प्रवासियों के ऊपर क्या स्थिति क्या बनेगी, इनसे बेहतर उस पर टिप्पणी कौन कर सकता है। तो आपका स्वागत है कमल पाशा जी। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश के राज्य सचिव अरविंद श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। तो हम चलते हैं शुरुआत में अपने ए.के. पाशा साहब के पास। पाशा जी, आप ने वहाँ पर कौन सा पाशा फेंका और डोनाल्ड ट्रंप जी को आप जितवा करके और वहाँ से सीधे भारत लैंड कर गए। तो आज की तारीख में अब क्या स्थिति रहेगी अमेरिका की, खास करके भारत के संदर्भ में और दुनिया की राजनीति, दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय दिशा में आप सवाल पूछे हैं। अमेरिका में और भारत में और पूरे विश्व में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद क्या स्थिति या इम्प्लीकेशंस होंगे। सबसे पहले अमेरिका के अंदर ही वहाँ जो मुद्दे थे, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है इमिग्रेशन को लेके डोनाल्ड ट्रंप जो है हर जगह जहां भी वो गए उन्होंने उस पे बहुत इम्पोर्टेंस दिए, क्योंकि उनकी नज़र में और उनके सपोर्टर्स की नज़र में जो बाहर से लोग आए हैं, खास तौर पे जो अनस्किल्ड वर्कर्स जो मेक्सिको के बॉर्डर से और कुछ कनाडा के बॉर्डर से जो आ रहे हैं, उनकी तादाद वो बता रहे थे कि 70 लाख से ज्यादा है पिछले 4 सालों में। मतलब 7 मिलियन लोग घुसपैठ ही हैं जो अमेरिका के अंदर आए हैं। और ये बहुत ही पेचीदा मामला है, क्योंकि ये 7 लोग जो अंदर अमेरिका के अंदर आए हैं, ये कोई उनकी नजर में ये क्रिमिनल्स हैं और ड्रग एडिक्ट्स हैं और
बहुत ही उन्होंने गिरी हुई लैंग्वेज में उनको बता रहे थे। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा वहाँ रहना था पिछले 5 महीनों में, और मैं तकरीबन 24 स्टेट्स का दौरा करता रहा, कैलिफोर्निया से लेके ईस्ट में न्यूयॉर्क और मिनेसोटा से टेक्सास तक, और काफी देर तक टेक्सास में रहा। तो वहाँ के इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमें उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या ट्रांसपोर्ट या सर्विस सेक्टर या जो भी सेक्टर ले लीजिए अमेरिका में, मेक्सिकन्स और बाहर से लोग जो आए हैं सेंट्रल अमेरिका से, ब्राजील से, साउथ अमेरिका से वगैरह सब, ये लगातार काम करते आ रहे हैं। और मैं जहां भी गया तो लोग इतने बड़े बोर्ड में लिख के लगाए हैं कि हमें लेबर चाहिए, वी आर हायरिंग, हम लोगों को जॉब देना चाहते हैं। और वहाँ काफी किल्लत है, शॉर्टेज है वर्कर्स की। ये नहीं कि 100% पे इकोनॉमी चल रही है। वो चाहे वो प्लम्बर हो या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या ड्राइवर हो या जो भी हो, उबर चूंकि यहाँ भी है वहां भी है। तो मैं बात कर रहा था उबर के ड्राइवर से कि कंपनी उनको लगातार 12 से 18 घंटे तक कभी कभी ड्यूटी पे डालती है। यही हाल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी है, और सर्विस सेक्टर और दूसरे अन्य सेक्टर्स में। तो ये इमिग्रेशन का मामला मेरे ख्याल से जानबूझ के उछाला जा रहा है, ताकि व्हाइट्स जो अपने आप को वहाँ रूलिंग एलीट समझते हैं, वो उनका खतरा है पावर में और इकोनॉमी में बोल के उनको शक है, डर है। हालांकि मेरे ख्याल से ये बाहर के लोग जो इमिग्रेशन से आए हैं अनस्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स की तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो आईटी सेक्टर में और एकेडमिक्स में और दूसरे सेक्टर्स में भरपूर का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन का ये डिवाइसिव एलिमेंट रहा है। दूसरा जो है इकोनॉमी, हालांकि बताते आ रहे हैं कि वहाँ इन्फ्लेशन है, लेकिन दुनिया में सभी जगह इन्फ्लेशन है, सिर्फ अमेरिका में नहीं, यूरोप पे ही नहीं। लेकिन मैं पिछले 15 साल से देखता आ रहा हूँ वहाँ की तेल की कीमत, पेट्रोल और डीजल जूं की तूं है, बल्कि कई शहरों में कम हुई है, कम हुआ है दाम। तो जो सप्लाई चेन बाहर से आती है, जो प्रोडक्ट्स, वो उसकी किल्लत है, उसकी शॉर्टेज है, उसकी वजह से वहाँ इकोनॉमी में असर पड़ रहा है। चाहे वो अपने आप जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं चीन के साथ, या यूरोपियन यूनियन के साथ जो रूस के साथ सैंक्शंस की वजह से गैस और ऑयल की शॉर्टेज की वजह से, या एक्सपेंसिव एनर्जी की वजह से। तो इकोनॉमी का भी मुद्दा बहुत बड़ा था वहाँ इमिग्रेशन के अलावा, और दूसरे कई सारे मुद्दे थे। फॉरेन पॉलिसी तो बहुत नीचे की फहरिस्त में था, वो शायद 4 या 5। अमरीकी खास तौर पे उन्हें कुछ खास रुचि नहीं, सिर्फ उनका इजराइल समर्थक पॉलिसी जो है वो काफी हद तक वहाँ देखी जाती है। लेकिन क्या हो रहा है दूसरे कोने में दुनिया के या भारत के साथ कैसे संबंध होंगे, बहुत ही कम लोग इसको हाईलाइट करते हैं अपने इंटरेक्शंस में। और फॉक्स न्यूज अगर आप देखते रहें तो फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत ही कम इशू पे फोकस कर रहे हैं, या दूसरे चैनल्स भी डोमेस्टिक के। तो डोमेस्टिक पॉलिसी जो है सिर्फ एक बड़ा मुद्दा मुझे बार बार नजर आया कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडेन जो है
सिर्फ जो बाइडेन जो है ये निकम्मे हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, ये कुछ खास स्ट्रांग लीडरशिप अमेरिका को नहीं दिए हैं, इसीलिए सब चैलेंज कर रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक इशू पे, इमिग्रेशन पे हो या दूसरे अन्य मुद्दों पर। तो ये तो डोमेस्टिक इशू हुआ। दूसरा जो है भारत और अमेरिका के बीच में दो तीन चीजें बहुत अहम हैं, इम्पोर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है उनके खास दोस्त रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, जब से ये इनके पहले ट्रम्प से पहले टर्म से हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि दोनों में तालमेल अच्छा है। लेकिन ट्रम्प जो है ये बिजनेसमैन की तरह देखते हैं फॉरेन पॉलिसी को, इसका हमारा अमेरिका का कितना फायदा होता है। और उन्होंने साफ कहा है कि अगर दूसरे देश, भारत भी इंक्लूडेड, अमेरिका में डंप करते हैं प्रोडक्ट्स तो टैरिफ लगाया जाएगा। तो टैरिफ की बात लेके ये काफी गंभीर मामला है, क्योंकि हमारा ट्रेड अमेरिका से काफी ज्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि वो यूक्रेन को तो जंग खत्म करने की बात पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन उनका रवैया, उनका एटीट्यूड चीन की तरफ बहुत कड़ा रहेगा, जिससे भारत अमेरिका के रिलेशंस पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत जो है अमेरिका का सपोर्ट करे चीन के खिलाफ, जो कि हम आगे पीछे देख रहे हैं इस मामले, चूंकि चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है और हम उससे अच्छे संबंध चाहते हैं, बॉर्डर और इकोनॉमिक रिलेशंस वगैरह, और ब्रिक्स में भी। तो ये पेचीदा मामला है चीन को लेके, भारत अमेरिका के ताल्लुकात किस दिशा में जाएंगे और क्या होगा, हम कैसे हैंडल कर पाएंगे। ग्लोबली जो है मेरे ख्याल से एक तरफ से अगर देखें, संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं कि अगर यूक्रेन का युद्ध ट्रंप खत्म करते हैं पुतिन से बातचीत करके और नेटो से बातचीत करके, बहुत अच्छी दिशा में ये खत्म होगा, क्योंकि जो सैंक्शंस लगाए गए थे रशिया पे और उनका जो फॉरेन एक्सचेंज और सोना जो फ्रीज किया गया था, इससे बहुत प्रभाव पड़ा अमेरिका के ताल्लुकात या रिलेशंस दूसरे मुल्कों के साथ, देशों के साथ। तो अगर ये रशिया और अमेरिका के रिलेशंस सुधर जाएंगे यूक्रेन की जंग को खत्म करने से, इससे पूरे दुनिया में इसका असर अच्छा होगा मेरे ख्याल से। और जो एनर्जी कॉस्ट यूरोप को उठाना पड़ रहा है, उसमें काफी हद तक उनको मदद पड़ेगी। लेकिन दूसरा पेचीदा मामला अमेरिका और नाटो के बीच में है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप कहते आ रहे हैं कि 2% से ज्यादा उनका जीडीपी नाटो में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो कि कुछ देश आगे पीछे देख रहे हैं। तो नाटो जो एक्सपैंड हो रहा है कई देशों में कोल्ड वॉर के बाद, और जिसको लेके अमेरिका और यूरोप के बीच में मतभेद हुआ है, उसको लेके कुछ पेचीदगियां या प्रॉब्लम्स आगे हो सकती हैं। लेकिन गाजा में या फलस्तीन में या इजराइल के बारे में इनका रवैया, इनका एटीट्यूड बहुत ही क्लियर है। वो फुल सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी इजराइल करे, चाहे हमास को और खत्म करने में या फलस्तीनियों को मारने में, या लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने, या शायद ईरान को भी न्यूक्लियर एग्रीमेंट की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो शायद ईरान पे भी, न्यूक्लियर साइट्स पे भी हमला हो सकता है उनके प्रेसिडेंसी के दौरान। ये क्लियरली इमर्ज हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मिलिट्री पोस्चर अमेरिका ने उठाया है और जिसका ये पहले ही 4 साल जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस पे काफी इंटरेस्ट बताया है। तो अब चूंकि नेतन्याहू अभी प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है अभी 2 साल रहेंगे अगर ट्रंप उनको सपोर्ट करता है, या जूश लॉबी जो एक्टिवली उनके इलेक्शन में सपोर्ट की है अमेरिका में,
तो ये दोनों मिलके अगर ईरान पे हमला करते हैं तो इससे काफी गंभीर नतायज होंगे अमेरिका को भी और अमेरिका के साथी खाड़ी में और पूरे विश्व में, और भारत पे भी काफी असर होगा। तो हमें बहुत ही चौकन्ना रहना चाहिए ट्रम्प की लीडरशिप से, क्योंकि ये सभी वहां अमेरिका में मानते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये सिर्फ बिजनेसमैन है और ये टैक्स देने से इवेट करे हैं और इनके रिलेशंस फीमेल सपोर्टर्स के या उनके साथ जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही पेचीदा रहे हैं। लेकिन इनको इस्तेमाल किया जाएगा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वॉल स्ट्रीट जो है और मीडिया जो है और एपेक और जूइश लॉबी और दूसरे अन्य लॉबी ग्रुप्स जो हैं उनको इस्तेमाल करेंगे और ये उनके पिट्ठू बन के शायद उनकी पॉलिसी में सपोर्ट करने के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे व्हाइट हाउस में। लेकिन खुशी की बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस की मिसेस आंध्र प्रदेश इंडिया से हैं और वो काफी एक्टिव हैं, ये बात है। इंडियन कम्युनिटी में वो बहुत ही एक्टिव इंटरेस्ट लेते हैं और वो प्रो इंडिया की पॉलिसी को भी सपोर्ट करते आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रम्प के कई की एडवाइजर्स पिछले टर्म में भी उनके साथ ही रहे हैं और 4 साल से उन्हीं के साथ कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। और एक कश्यप पटेल बोल के जो ईस्ट अफ्रीका से हैं, तंजानिया कीनिया की तरफ से, उनके माँ बाप वहां थे भारत से जो गए थे, तो वो शायद CIA के डायरेक्टर होंगे या FBI के डायरेक्टर होंगे या कुछ उच्च टॉप पोस्ट में वो रहेंगे। उसके अलावा काफी लोग इंडियंस भी एडमिनिस्ट्रेशन में उनको पोजीशन मिलने की संभावना है। थैंक यू। पासा साहब के ही पास चलते हैं। पासा जी, जिस तरीके से चुनाव पीरियड में आक्रामक रुख अख्तियार किया ट्रंप ने, और ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर ट्रंप हार जाते हैं तो भी वो उनको छोड़ने वाले नहीं है कमला हैरिस को, और अब तो वो जीत चुके हैं। ऐसी हालत में खास करके जो अभी 26 नवंबर को उनके ऊपर फैसला आने वाला है, अगर उनको सजा हो जाती है, या वैसे तो अब उसकी उम्मीद बहुत कम है कि उनको सजा हो पाएगी, लेकिन अपना संभावना है अगर न्यायपालिका कायदे से काम करती है उनको सजा हो गई, तो ऐसी हालत में या ऐसी स्थिति में अगर वो बरी भी हो जाते हैं तो भी क्या उनके ऊपर कोई दबाव आप देखते हैं उनकी पॉलिसी के ऊपर? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं पहले सेगमेंट में भी कुछ बताना चाहता था लेकिन समय कम था। मैं टेक्सास में खास तौर पे 2 महीने से ज्यादा रहा और टेक्सास स्टेट जो साउथ में है मेक्सिको के बॉर्डर से, वो सबसे आखिर में था जो फेडरेशन में शामिल हुआ और स्लेवरी भी बहुत देर के बाद वहाँ खत्म हुई। और टेक्सास में और आसपास के इलाकों में जिस तरीके से ब्लैक्स को ट्रीट किया जाता है या इमिग्रेंट्स मैक्सिकन्स को ट्रीट किया जाता है, बहुत ही शर्मनाक है वहाँ बहुत सी क्षेत्रों में। कहीं नहीं मैं देखा इतना बुरी तरीके से जो इमिग्रेंट्स को और ब्लैक्स को वहाँ ट्रीट करते हैं। एक उदाहरण, सादा सा उदाहरण देता हूँ मैं। एक बुक एग्जीबिशन में मैं गया था और वहाँ कुछ किताबें खरीदने के बाद जब मैं कैशियर के पास पहुंचा तो मेरे सामने 2 व्हाइट्स थे जो कि काउबॉय टाइप थे, टोपी पहन के और गन लेके वगैरह। और जब उनका टर्न आया तो कैशियर एक लेडी थी, ब्लैक थी, और इन दोनों व्हाइट्स ने जो उसका अमाउंट लिए थे किताबों के लिए, उसके मुंह पे डॉलर फेंक के चले गए हो। यानी रसीद भी नहीं लिए और वो चेंज भी नहीं लिया। जब वो इसरार कर रही थी कि अपना चेंज लो तो उसने गुस्से से बोल के मुंह मोड़ के चला गया कि आप रख लो। इस तरह से खुले आम ब्लैक्स को वहाँ ये नजरिया देखने में आया। और दूसरी गंभीर बात ये हुई कि अगर ट्रंप हार जाते
तो वहां बात ऐसी भी नौबत आ गई थी कि जो वाइट्स हैं वहां ऑर्गेनाइज्ड हैं, ऑर्गेनाइज मतलब जो पुलिस में और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल गार्ड में, आर्मी में और वगैरह जो ट्रेन लेके हैं रिटायर्ड या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके, उनकी काफी हद तक ऑर्गेनाइज फोर्स बन गई है टेक्सास में। और इतनी खतरनाक फौज है ये, बल्कि फौज में नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये गुंडे हैं या ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड पीपल हैं, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं कुछ लोगों से इंटरव्यू भी किया तो वो बता रहे थे कि पिछली बार जब ट्रंप हार गए तो हम उसी दौरान से हम तैयारी करते आ रहे हैं और हम कुछ भी हद तक जा सकते हैं। तो ये बहुत ही भयानक सिनारियो सिर्फ एक स्टेट में मुझे देखने को आया, और ऐसी खबरें जो है कम से कम 8-10 स्टेट्स में मुझे और भी सुनने को मिले। तो वहाँ चूंकि गन लेना बहुत आसान है, सिर्फ आप एक ड्राइवर्स लाइसेंस बता के कोई भी शॉप में, वॉलमार्ट में सब्जी की तरह गन खरीद सकते हैं, चाहे मशीन गन हो, लाइट मशीन